हाय फ्रेंड्स। तो वेक्टर का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लिया जाता है। फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और फिर लास्ट में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। मान लीजिए कि ये एक रॉड है, हॉरिजेंटल है, इसमें एक रिंग फंसा हुआ है ऐसे, और इस रिंग को एक स्ट्रिंग के हेल्प से इधर खींच रहे हैं किसी फोर्स F से। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ध्यान से सोचिए, तो ये रिंग इस फोर्स के डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इस रॉड में ये रिंग इधर भागेगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिंग भागेगा। तो फोर्स इधर लगा रहे हैं और रिंग इधर भाग रहा है। इसका मतलब इस फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट इधर भी है, तभी तो रिंग इधर भाग रहा है। तो इस फोर्स का कितना इफेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ये इस एंगल पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। तो इस फोर्स का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इफेक्ट होगा F cos थीटा। इसी को बोला जाता है इस फोर्स का थीटा एंगल पे कंपोनेंट। इस F cos थीटा की वजह से ही ये रिंग इधर भाग रहा है। जैसे अगर कोई वेक्टर है ऐसे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं A है। इस वेक्टर का इफेक्ट थीटा एंगल इधर घूमने पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा A cos थीटा, A cos थीटा। और इस डायरेक्शन में कितना होगा इस वेक्टर का इफेक्ट, तो ये हो जाएगा A cos, और ये वाला थीटा, इतना एंगल घूमे हैं अब की बार, तो ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ये आएगा A sin थीटा। तो इस A वेक्टर का कंपोनेंट या इफेक्ट इस डायरेक्शन में थीटा एंगल घूमने पे A cos थीटा, और इस डायरेक्शन में A sin थीटा। तो किसी भी वेक्टर का इफेक्ट थीटा एंगल घूमने के बाद कितना होगा, ये देखने के लिए वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा करेंगे। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये A है, तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे A cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में A, अगर साइन थीटा लेंगे तो ये थीटा ले लेंगे, और कॉस थीटा लेंगे तो ये थीटा लेंगे, जितना घूमे हैं वो। तो साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा, ये एंगल। और यहाँ पे ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तभी इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में A cos थीटा, और इस डायरेक्शन में A cos 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा को साइन थीटा भी लिख सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझाते हैं। ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और कहीं पे पॉइंट है 4, 3,4। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का लोकेशन अगर बताना है तो सीधी सी बात है, बोलेंगे कि x डायरेक्शन में 3 यूनिट जाइए, और यहां से फिर y डायरेक्शन में 4 यूनिट जाइए, तो इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे 3, 4 पे। या ट्रायंगल लॉ कहता है कि इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करना है तो पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाइए, तब जो वेक्टर मिलेगा
ये होगा इन दोनों का एडिशन, और ये दोनों वेक्टर अभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab cos 90, और cos 90 जीरो हो जाएगा तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा 5 यूनिट। तो इन दोनों का वेक्टर सम 5 यूनिट आया, और यही है इन दोनों का रिजल्टेंट। पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने पे जो वेक्टर मिलता है यही है रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का। तो ये आया 5 यूनिट। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है। तो दूसरे लेक्चर में हम लोग सीखे थे पहले वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। तो ये आएगा tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पे b है 4, sin 90 1 हो जाएगा, और बाय a 3 है, प्लस b cos थीटा, और cos 90 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो 4/3 आएगा। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू 4/3 आया, तो अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग ये ट्रायंगल पढ़े थे ऐसा वाला, ये 4 यूनिट का साइड है, ये 5 यूनिट का साइड है, और ये 3 यूनिट का साइड है। 4 3 5, ये एंगल 90 डिग्री, और 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री, और 3 साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री। तो यहां से 4/3 tan 53 डिग्री की वैल्यू 4/3 आता है। तो अल्फा की जगह पे 53 डिग्री रखेंगे तभी 4/3 आएगा tan अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री, तो ये आएगा 53 डिग्री। ठीक है। तो ओरिजिन से 3-4 पॉइंट का लोकेशन दो तरीके से बता सकते हैं। या तो ऐसे बोल देंगे कि ओरिजिन से 3 यूनिट x डायरेक्शन में जाइए और फिर 4 यूनिट y डायरेक्शन में जाइए तो इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओरिजिन से x एक्सिस से 53 डिग्री के एंगल पे 5 यूनिट आगे जाइए। x एक्सिस के साथ 53 डिग्री के एंगल पे 5 यूनिट आगे जाएंगे तब भी इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो इस लोकेशन को दो तरीके से बता सकते हैं। ये 5 इन्हीं 4 और 3 को ऐड करने से आया है। जब इस 5 को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक 3 आएगा और एक 4 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। जैसे ये 5 है और इस 5 का इफेक्ट इधर देखना है 53 डिग्री पे, तो ये आएगा 5 cos 53 डिग्री, 5 और cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5, 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये आएगा 3 यूनिट। और इसी 5 यूनिट का इफेक्ट अगर इस डायरेक्शन में देखना है कंपोनेंट तो ये आएगा 5 sin 53 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5 इंटू साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5, 4/5, तो 5 से 5 कट होगा और ये आएगा 4 यूनिट। तो 5 को जब दो भाग में ब्रेक करते हैं तो एक 3 मिलता है और एक 4 मिलता है, और फिर इसी 3 और 4 को जब ऐड करते हैं तो 5 मिल रहा है। तो ये दोनों एक ही बात है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है कि ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, और या फिर कहीं पे ऐसे लिखा है कि ये 5 यूनिट है और हॉरिजेंटल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे है, तो ये और ये एक ही बात है। ये इसी का दो कंपोनेंट है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये
इन्हीं दोनों का समेशन है। तो या तो कंपोनेंट दिखा देंगे या फिर उन्हीं दोनों कंपोनेंट का समेशन दिखा देंगे, दोनों एक ही बात है। तो कंपोनेंट लेना हम लोग सीख गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ले लेते हैं। जब कभी भी कॉपी पे या बोर्ड पे डायरेक्शन लेंगे तो वो ऐसे लेंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, ऐसा डायरेक्शन लेंगे। एक क्वेश्चन है कि एक आदमी 5 मीटर ईस्ट के तरफ चला और फिर 2 मीटर ऊपर की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ, और फिर यहां से ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ईस्ट के साथ 53 डिग्री एंगल बनाते हुए 10 मीटर चला। ये एंगल है 53 डिग्री। और फिर यहां से इसको मिटा देते हैं, और फिर यहां से नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ के साथ 53 एंगल बनाते हुए इधर चला 15 मीटर। ये नॉर्थ के साथ ये एंगल 53 डिग्री है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहां से स्टार्टिंग हुआ है उस पॉइंट से लेके जहां तक गया है उस पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस। इस पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से जहां तक गया है उस पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट। और ट्रायंगल लॉ या फिर पॉलीगॉन लॉ कहता है कि बहुत सारे वेक्टर को अगर ऐड करना है तो सब वेक्टर का हेड और टेल आपस में जुड़ा होना चाहिए। उस कंडीशन पे पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से जोड़ने से जो वेक्टर मिलता है उसी वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है, सबका सम बोला जाता है। तो ध्यान से देखिए, यही है पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिलाने से यही लाइन मिलता है, तो यही है इन सब का रिजल्टेंट। यानी कि इन सब वेक्टर को ऐड करने से जो मिलेगा वो यही है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि इन सब वेक्टर का समेशन पूछा जा रहा है। तो इन सब वेक्टर का समेशन पॉलीगॉन लॉ से भी हो सकता है, पर यहाँ पे आइए एक दूसरा तरीका दिखाते हैं, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे एक रेफरेंस लेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे सभी वेक्टर को इस तरह पैरेलल शिफ्ट करेंगे कि सभी वेक्टर का टेल इस ओरिजिन पे आके चिपक जाए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिना चेंज हुए सबका टेल इस ओरिजिन पे लाके चिपकाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये 5 मीटर है, ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर 5 मीटर इधर ले लेंगे, ईस्ट के तरफ, इधर ये है 5 मीटर। फिर ये 2 मीटर नॉर्थ के तरफ है, तो इधर ले लेंगे 2 मीटर, ये है 2 मीटर। फिर ये 10 मीटर ईस्ट के साथ 53 डिग्री एंगल पे है, तो यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, ये एंगल 53 डिग्री होगा। और ये 10 मीटर है। और फिर ये 15 मीटर नॉर्थ के साथ 53 डिग्री के एंगल पे है इस तरफ, तो ऐसे ले लेंगे, ऐसे
नॉर्थ के साथ 53 डिग्री के एंगल पे 15 मीटर। ये तो यहाँ पे हमको 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वेक्टर दिख रहा है, चारों को ऐड करना है। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे ये 5 मीटर का वेक्टर और 2 मीटर का वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पहले से है ही, उसको कुछ नहीं करेंगे। और जो वेक्टर इस लाइन पे नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं है, उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे ले लेंगे। इसका भी एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे ले लेंगे और एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। तो यहाँ से ये वेक्टर हट जाएगा। जब किसी वेक्टर का 2 कंपोनेंट ले लेंगे तो वहाँ से उस वेक्टर को हटा सकते हैं। जैसे ये 10 मीटर का वेक्टर इधर है इस एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल पे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर लेंगे तो ये आएगा 10 cos 53 डिग्री। ये बराबर आ जाएगा 10 इंटू cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5, तो ये कट जाएगा 2, तो ये 6 आया, 6 मीटर। तो इस 10 मीटर का कंपोनेंट इस पे 6 मीटर आया। अब इस 10 मीटर का कंपोनेंट इस वाई एक्सिस पे कितना आएगा, तो ये आएगा 10 साइन 53 डिग्री, 10 साइन 53 डिग्री, और साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5 होगा, तो 10 इंटू 4/5, तो ये भी कट जाएगा, तो ये आएगा 4 इंटू 2 8 मीटर। तो यहाँ से अब इस वेक्टर को हटा सकते हैं क्योंकि इनका दोनों कंपोनेंट ले लिए, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, हट गया। अब ये वेक्टर, इस वेक्टर का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं है। तो इस 15 का कंपोनेंट अगर इधर लेंगे तो ये आएगा 15 cos 53 डिग्री, ये आएगा 15 और cos 53 डिग्री, और cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5, तो 5 से ये कट जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 9 मीटर, ये आया। और इस 15 मीटर का कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा 15 साइन 53 डिग्री, 15 साइन 53 डिग्री, तो 15 इंटू साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5, तो ये कटेगा 3, तो 4 इंटू 3 12, ये आया। तो आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 वेक्टर था, जिसमें से 2 वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं था, तो उसको पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ब्रेक किए। अब यहाँ से इस वेक्टर को भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी फिगर को फिर से बनाते हैं। तो इस डायरेक्शन में टोटल वेक्टर मिला 5 मीटर पहले से था ये, और फिर यहाँ इसका एक कंपोनेंट आया था 6, तो 6 और 5 11 मीटर इधर मिला। इधर मिला 12 मीटर ओनली, और ऊपर मिला 2 मीटर पहले से था, और एक कंपोनेंट इसका आया था 8, और एक कंपोनेंट इसका भी आया था 9। तो 9 + 2 11 + 8 19, इधर आया 19 मीटर, ये फिगर आया। अब यहाँ पे 11 19 और 12 तीन वेक्टर दिख रहा है, जहाँ पे 11 और 12 एक दूसरे के अपोजिट में है, ऐसे है।
तो इधर है 12, इधर है 11, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 12 माइनस 11 1 आएगा 12 के डायरेक्शन में। आप करके भी देख सकते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं अब ऊपर। यहाँ पे 11 है इस तरफ और 12 मीटर है इस तरफ, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो दो वेक्टर पता है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी पता है, तो रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, ये भी पता है। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये 12 के डायरेक्शन में 1 यूनिट आएगा। आप करके देख सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में 1 यूनिट। 11 और 12 का एडिशन 12 के डायरेक्शन में 1 यूनिट आया। और एक वेक्टर है ऊपर की तरफ 19 मीटर, ये 1 मीटर आया और ये 19 मीटर। तो अब यहाँ पे दो वेक्टर दिख रहा है, एक 19 मीटर और एक 1 मीटर, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अब इन दोनों वेक्टर का समेशन तो आसान है, अंडर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा, और वहाँ पे थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म नहीं रहेगा यहाँ पे। और ये इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 361 प्लस 1, तो अंडर रूट 362 ये आएगा डिस्प्लेसमेंट इन सब वेक्टर का सम। 1 2 3 4 इन चार वेक्टर का समेशन आएगा अंडर रूट 362। और इसका अगर डायरेक्शन निकालना हो तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अंडर रूट 362 19 और 1 के बीच में कहीं पे आएगा। 90 ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है तो 19 की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा, ऐसे आएगा अंडर रूट 362, अंडर रूट 362। तो ये एंगल हम लोग निकाल भी सकते हैं। tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा b sin थीटा, यानी कि 19 बाय a प्लस बी कॉस थीटा 1। तो ये एंगल आएगा, इस एंगल को अगर अल्फा बोलेंगे तो ये एंगल आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 19 बाय 1। तो ठीक है, बहुत सारे वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो सब वेक्टर को पहले इस तरफ पैरेलल शिफ्ट करेंगे कि सबका टेल अपने ओरिजिन पे आके चिपक जाए, और फिर जो वेक्टर लाइन पे नहीं है उस वेक्टर को दो भाग में ब्रेक करेंगे और लाइन पे ले आएंगे। उसके बाद मैक्सिमम 4 वेक्टर आपको मिलेगा, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव y में। तो x एक्सिस वाले वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो फिर उन दोनों के एडिशन से एक वेक्टर मिलेगा और ज़्यादा अमाउंट वाले वेक्टर की तरफ उसका डायरेक्शन रहेगा। फिर y डायरेक्शन वाले वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो दूसरा वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर का डायरेक्शन ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ रहेगा। तो इतना काम करने के बाद दो वेक्टर मिलेगा और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो उन दोनों को ऐड करना आसान है, अपनी फॉर्मूला से ऐड कर देंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो इस तरह बहुत सारे वेक्टर को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो इसको ठीक से देखिएगा, प्रोसेस यही रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं कि क्या होता है। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों एक सेम चीज़ नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब
होता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक है ए और एक है बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इन दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें ए क्रॉस बी, तो ये होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा है ए और बी के बीच का ये एंगल। और डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, ये इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये थीटा भी यही है ए और बी के बीच का एंगल। तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट वेक्टर है। इसमें डायरेक्शन भी होता है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आता है ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, तभी तो इसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है और इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। आप ध्यान से देखिए, तो इस B का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक A के डायरेक्शन में और एक A के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो B का एक कंपोनेंट A के डायरेक्शन में जो आएगा ये आएगा B cos थीटा, B cos थीटा, और A के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आएगा ये आएगा B sin थीटा, B sin थीटा। और A वेक्टर इधर है, यहां ध्यान से देखिए, तो ये A और B sin थीटा का सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, A वेक्टर और B sin थीटा का सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये। और यहाँ पे A और B sin थीटा एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो जब एक दूसरे के 90 डिग्री वाले वेक्टर का, यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेक्टर मिलेगा। और यहाँ पे A और B cos थीटा, ये A और B cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्केलर मिलेगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। अब आइए देखते हैं A क्रॉस B से जो रिजल्ट मिलता है ये वेक्टर है, तो फिर इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, इस वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना अब हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर इधर है A और एक वेक्टर इधर है B, और बीच का एंगल है थीटा। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर निकालना है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड तो यही होगा AB साइन थीटा, और AB साइन थीटा का डायरेक्शन क्या होगा ये बताएगा A क्रॉस B। तो क्रॉस से पहले जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी की तरफ 4 फिंगर को रखिए, राइट हैंड यूज करना है। A क्रॉस B का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आएगा। क्रॉस से पहले जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके तरफ 4 फिंगर को रखेंगे, और क्रॉस के बाद जो क्वांटिटी है उसके तरफ इस 4 फिंगर को कर्ल करेंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही होगा A क्रॉस B का डायरेक्शन। तो यहाँ पे A क्रॉस B का डायरेक्शन आ रहा है नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन, ये नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन। इस सिंबल को ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे ऐसा सिंबल हम लिखेंगे इसका मतलब होगा नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन, और कहीं पे इस सिंबल का यूज करूंगा तो इसका मतलब होगा नॉर्मली इनवर्ड।
द प्लेन। तो ये दोनों सिंबल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन आ रहा है, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर जाएगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो क्रॉस से पहले जो क्वांटिटी है उस पे राइट हैंड का 4 फिंगर एक्सपेंड करेंगे, और क्रॉस के बाद जो क्वांटिटी है उसके तरफ 4 फिंगर को कर्ल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये बी के तरफ 4 फिंगर को रखे और ए के तरफ कर्ल किए, तो थंब जा रहा है इनवर्ड द प्लेन। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आएगा इनवर्ड द प्लेन। तो यहां आप ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए डायरेक्शन में इक्वल नहीं है। अगर मॉड लगा दें तो मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, लेकिन अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की बात करें तो ये डायरेक्शन में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्शन में इक्वल नहीं करेंगे। तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए लिखेंगे तो ये भी आएगा बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो ये क्वांटिटी तो दोनों में इक्वल है, लेकिन इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक दूसरे के 180 डिग्री पे है। ए क्रॉस बी इनवर्ड है तो बी क्रॉस ए आउटवर्ड है। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए ये वेक्टर है, इसके पीछे अगर नेगेटिव साइन लगा दें तो इसका डायरेक्शन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि ये वेक्टर अगर ए है, इसको आप ए बोल रहे हैं, तो इसके ठीक इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको माइनस ए बोलेंगे। तो किसी भी वेक्टर के पीछे अगर माइनस लगा दिए मतलब उसका डायरेक्शन 180 डिग्री घूम गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल करना है तो किसी एक के पीछे में नेगेटिव साइन लगा दीजिए। आइए अब डायरेक्शन में और कुछ कुछ देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर है ये, इनवर्ड द प्लेन है ए वेक्टर, और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर जाएगा, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखने के लिए ए के तरफ 4 फिंगर को एक्सपेंड करेंगे और बी के तरफ कर्ल करेंगे। तो ए है इनवर्ड द प्लेन, तो इनवर्ड द प्लेन है अभी 4 फिंगर का डायरेक्शन, और बी है इधर, तो बी के तरफ कर्ल करेंगे तो थंब डाउनवर्ड जा रहा है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर आएगा, ए क्रॉस बी। और यहाँ पे बी क्रॉस ए किधर जाएगा, बी क्रॉस ए, तो क्रॉस से पहले बी है तो बी के तरफ 4 फिंगर एक्सपेंड करेंगे और ए की तरफ कर्ल करेंगे। तो ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो ए की तरफ कर्ल नहीं हो रहा है, ए इनवर्ड द प्लेन है, तो हैंड को ऐसे घुमाएंगे ताकि ए के तरफ कर्ल हो सके। तो अब ये ए के तरफ कर्ल हो रहा है और थंब जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इधर आएगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में 180 डिग्री के एंगल पे है, एक ऊपर और एक नीचे। तो अगर दो वेक्टर दिया हुआ हो तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर देखते हैं।
ध्यान से देखिएगा, ये एक रेफरेंस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नॉर्मल टू द प्लेन इस डायरेक्शन में है जेड एक्सिस। तो इस डायरेक्शन को आई कैप बोला जाता है, इस डायरेक्शन को जे कैप बोलते हैं और जेड के डायरेक्शन को के कैप बोलते हैं। के कैप का मतलब हुआ नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन। अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा है कि वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर का 2 यूनिट आई कैप में इफेक्ट है, 3 यूनिट जे कैप में इफेक्ट है और 1 यूनिट के कैप में भी इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन, और इसमें कोई वेक्टर है ऐसे यहाँ पे स्पेस में। तो इसका मतलब इस वेक्टर का इफेक्ट i डायरेक्शन में भी कुछ है, j डायरेक्शन में भी कुछ है और k डायरेक्शन में भी कुछ है। नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन भी कुछ इफेक्ट है अगर वेक्टर ऐसे है तो। ठीक है, तो ऐसा ही वेक्टर है ये ए वेक्टर स्पेस में है और इसका इफेक्ट आई जे के तीनों में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करने का ये एक तरीका है कि ए लीजिए, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाइए और फिर मॉड ले लीजिए। इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसमें डायरेक्शन नहीं आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 यूनिट इधर है, 3 यूनिट जे कैप में है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आएगा इन दोनों का एडिशन। और 2 और 3 आई जे प्लेन में है, आई जे प्लेन, इस प्लेन में है 2 और 3 वेक्टर। तो इन दोनों को ऐड करने से जो वेक्टर मिलेगा वो भी इन्हीं प्लेन में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर को ऐड करने से जो तीसरा वेक्टर मिलेगा वो तीसरा वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर होगा। इसको ठीक से समझिए। मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो तीसरा वेक्टर मिलेगा ए प्लस बी। तो ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में होगा, कोप्लैनर होगा ये तीनों वेक्टर। जिस प्लेन में ए है उसी प्लेन में बी है और उसी प्लेन में ए प्लस बी भी आएगा, कोप्लैनर होगा ये तीनों वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से जो वेक्टर मिला है ये इसी प्लेन में होगा इधर कहीं, और इसमें एक वेक्टर और है 1 के कैप, 1 यूनिट इस डायरेक्शन में है 1 यूनिट। तो इन दोनों को ऐड किए तो ये मिला। अब इसके साथ इस 1 यूनिट को ऐड करेंगे तो तीनों का एडिशन मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल जाएगा। तो इस 1 यूनिट को आप ध्यान से देखिए, ये आया अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये है 1 यूनिट इधर। तो इस 1 यूनिट और इस वेक्टर के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसमें भी cos थीटा वाला टर्म 0 चला जाएगा, cos 90। तो इसमें भी आएगा अंडर रूट इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करेंगे तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तो cos 90 वाला टर्म 0 चला जाएगा, तो ये यही रह जाएगा। तो ये आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो बार बार इतना नहीं करेंगे,
जब भी वेक्टर इस फॉर्म में रहेगा आई जे के कैप के फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीधे कर देंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए, ये आई कैप का डायरेक्शन है तो ये माइनस आई कैप होगा, और ये जे कैप का डायरेक्शन है तो ये माइनस जे कैप होगा, और ये नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन ये के कैप का डायरेक्शन है। नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन ये के कैप होगा, और नॉर्मली इनवर्ड द प्लेन ये माइनस के कैप होगा। तो यहाँ पे सब डायरेक्शन दिख रहा है। अगर यहाँ पे आई क्रॉस आई पूछें तो ये कितना होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसका 1 1, तो 1 इंटू 1 1, और साइन थीटा, और थीटा आएगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे थीटा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो आई और आई के बीच का एंगल, दोनों सेम डायरेक्शन का वेक्टर है तो ये एंगल 0 हो जाएगा। तो ये आएगा आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो तो 0 ही आएगा। सेम डायरेक्शन यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0, तो साइन 0 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 मिलेगा, जे क्रॉस जे करेंगे तब भी 0 मिलेगा, और के क्रॉस के करेंगे तब भी 0 मिलेगा। लेकिन आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आई के तरफ 4 फिंगर को रखेंगे और जे के तरफ कर्ल करेंगे तो थंब बताएगा आई क्रॉस जे का डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन निकालना है तो आई के तरफ 4 फिंगर, और जे ऊपर है तो जे के तरफ कर्ल करेंगे तो थंब बताया के का डायरेक्शन, यानी कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। उसी तरह आई क्रॉस के इक्वल टू क्या होगा, तो आई के तरफ 4 फिंगर और के के तरफ कर्ल करना है। तो आई इधर है और के आउटवर्ड द प्लेन है, तो आई के तरफ 4 फिंगर और के तरफ कर्ल करेंगे तो थंब नीचे जा रहा है माइनस जे के डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। उसी तरह जे क्रॉस आई इक्वल टू, तो क्रॉस से पहले जे है तो जे के तरफ 4 फिंगर रखेंगे और आई के तरफ कर्ल करेंगे, तो जे के तरफ 4 फिंगर और आई के तरफ कर्ल करेंगे तो थंब इनवर्ड द प्लेन जा रहा है माइनस के कैप के डायरेक्शन में, तो यह आएगा माइनस के कैप। उसी तरह जे क्रॉस के करेंगे तो यह आएगा जे के तरफ 4 फिंगर ऊपर और के तरफ कर्ल करेंगे, तो उधर कर्ल करेंगे तो माइनस के तरफ कर्ल हो जा रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। अब हैंड को घुमाएंगे इस तरह कि के तरफ कर्ल हो जाइए, तो 4 फिंगर अभी भी जे के तरफ है, 4 फिंगर अभी भी जे कैप के तरफ है, और के कैप के तरफ इसको कर्ल करना है 4 फिंगर को नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन, तो थंब जा रहा है आई कैप के तरफ, तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप। इसी तरह कोई भी वेक्टर क्रॉस कोई भी वेक्टर निकाल सकते हैं हम लोग कि डायरेक्शन किधर जाएगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिएगा आप लोग, तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये सब का डायरेक्शन आ जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि एक सर्किल लीजिए, यहाँ पे आई कैप लिख दीजिए, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, और इसमें घड़ी के चलने के डायरेक्शन में एरो लगाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिल रहा है, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई,
तो जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे, तब भी आई ही मिलेगा, पर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो आई के पीछे में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर आई क्रॉस के निकालेंगे तो एंटी क्लॉक में चले हैं तो आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। अगर जे क्रॉस आई निकालना है तो एंटी क्लॉक में चले हैं तो जे क्रॉस आई इक्वल टू, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। जब भी एंटी क्लॉक में चलेंगे तो माइनस, और क्लॉक में चलेंगे तो यहाँ पे प्लस है, क्लॉक में चले हैं तो प्लस है। तो इसका यूज करके भी हम लोग आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये सब निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर ये ध्यान नहीं रहेगा तो इस फिगर में राइट हैंड का यूज करके भी हम लोग आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, इन सब का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब डॉट प्रोडक्ट देखते हैं कि आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा। तो आई डॉट आई ये क्या होगा, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा है और ये थीटा है ए और बी के बीच का एंगल, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन लिए हैं तो ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये आएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो आई डॉट आई 1 आएगा। इसी तरह सेम डायरेक्शन वाला अगर जे डॉट जे लेंगे तो यहाँ भी एंगल 0 है, तो ये एंगल 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा a इंटू बी, क्योंकि cos 0 1 हो जाता है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 1 है तो ये भी 1 ही आ जाएगा। इसी तरह के डॉट के भी 1 ही आएगा। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर आई डॉट जे निकालें तो ये आई है और ये जे है, आई और जे के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाता है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 0 आएगा, यानी कि कोई भी डिफरेंट डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उन तीनों डायरेक्शन में से किसी भी दो डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री पे है और cos 90 0 हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेम डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, चाहे आई जे हो या फिर आई डॉट के हो या फिर जे डॉट आई हो या फिर जे डॉट के हो। अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो आइए और आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट वेक्टर देखते हैं क्या होता है। यूनिट वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वेक्टर ऐसी वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा पर मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। जैसे अगर एक कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है मान लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए का अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर में कैप लगा हुआ है इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। तो अगर ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो ऐसे निकलेगा, ए वेक्टर इसके बाय में इसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो ये आ जाएगा ए वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप और इसके डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है ए का यूनिट वेक्टर। तो किसी भी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं।
जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर उसी मैग्नीट्यूड से उसी वेक्टर को डिवाइड दे देंगे, तो वो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप और यहाँ पे हमें ए का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ए के यूनिट वेक्टर के लिए उसी वेक्टर को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड देना पड़ता है। तो पहले यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये आएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पे ए कैप के लिए इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड देंगे, तो ये आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप बाई 5, 4i कैप प्लस 3j कैप बाय 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 i कैप प्लस 3/5j कैप। तो ये ए का यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आप करके भी देख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे 25 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 16 प्लस 9 25, तो रूट 25/25, तो ये 1 आएगा। सीधी सी बात है, ए यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इसका 1 ही आएगा। यूनिट वेक्टर पे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है जो पहले से बोला गया है कि ये यूनिट वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस a k कैप। बोला गया है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इस a की वैल्यू क्या होगा। तो जब पहले से पता है कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस a का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है और इस मैग्नीट्यूड को 1 के बराबर करेंगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहाँ से रूट उस तरफ जाएगा तो यह आ जाएगा 4 प्लस 9 13, तो a स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1 माइनस 13, ये आएगा -12, तो a का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट -12। ये अगर a यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इस a की वैल्यू अंडर रूट -12 आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम लोग देख लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं कि दो वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उन्हीं दोनों में से किसी एक का इफेक्ट दूसरे के डायरेक्शन में कितना होगा। किसी भी वेक्टर का इफेक्ट थीटा एंगल घुमाने पे चेंज करता है, थीटा एंगल पे भी उस वेक्टर का इफेक्ट कुछ ना कुछ रहता है। तो किसी भी गिवन वेक्टर का इफेक्ट किसी दूसरे गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में कितना होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। कि मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है a और ये एक वेक्टर है b, तो b का इफेक्ट a के डायरेक्शन में कितना होगा ये निकालना है। तो ये होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि इफेक्ट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, इस b का इफेक्ट a के डायरेक्शन में कितना होगा।
तो ये आएगा, बी वेक्टर को घुमा के देख रहे हैं तो बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, ये होगा इफेक्ट, बी का इफेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक वेक्टर है ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और दूसरा वेक्टर है b इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो a वेक्टर का इफेक्ट b वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है, यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड इफेक्ट ऑफ a in the direction of b, b के डायरेक्शन में a का इफेक्ट कितना होगा। तो a वेक्टर को घुमा रहे हैं अब की बार b के तरफ, तो a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, जिसको घुमाएंगे उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, जिसके तरफ घुमाएंगे उसके यूनिट वेक्टर के साथ b का यूनिट वेक्टर, तो ये होगा। तो इसके लिए b का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो b का यूनिट वेक्टर, b के यूनिट वेक्टर के लिए पहले b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, रूट 6 आएगा। तो b कैप की वैल्यू जो होगा वो होगा, b का यूनिट वेक्टर होगा यही b वाला वेक्टर और बाय इसी का मैग्नीट्यूड ये रूट 6, तो ये आएगा 1 बाय रूट 6 आई कैप, 1 बाय रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 6 जे कैप प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे, माइनस 2 बाय रूट 6 के कैप। तो बी कैप मिल गया। अब यहाँ से ए और बी कैप को डॉट कर देंगे तो इफेक्ट ऑफ ए आ जाएगा बी के डायरेक्शन में। ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 प्लस k कैप। इसका डॉट लेना है b के साथ नहीं, b कैप के साथ, तो 1 बाय रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 6 जे कैप माइनस 2 बाय रूट 6 के कैप। यहाँ पे 2i कैप को डॉट करेंगे 1 बाय रूट 6 आई कैप के साथ, तो यह आएगा 2 बाय रूट 6 आई कैप डॉट आई कैप, ये 1 होता है, अभी अभी देखे थे आई कैप डॉट आई कैप ये 1 होता है। और फिर 2i कैप को अगर इससे डॉट करेंगे तो ये है आई कैप का डायरेक्शन और ये है जे कैप का डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। आई कैप का डॉट के कैप के साथ भी 0 ही आएगा, तो आई कैप वाले को आई कैप वाले के ही साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जे कैप को जे कैप वाले के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बाकी दूसरे डायरेक्शन के साथ तो डॉट 0 आ जाएगा जे कैप का। उसी तरह के कैप का भी आई और जे के साथ डॉट 0 आ जाएगा, क्योंकि ये के कैप है और ये आई कैप है, 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट 0। उसी तरह के कैप को जे कैप से करेंगे तब भी 0 ही आएगा, के कैप को के कैप से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आई कैप को आई कैप वाले से करेंगे तो 2 बाई रूट 6 माइनस 3 जे कैप को जे कैप वाले से करेंगे तो माइनस 3 बाई रूट 6, और फिर के कैप वाले को के कैप वाले से करेंगे तो माइनस 2 बाय
√6 ये आएगा डॉट प्रोडक्ट। तो यही है आंसर। ध्यान से देखिए, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है, वेक्टर नहीं, तो इसमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ये है इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इस ए वेक्टर को बी के तरफ अगर घुमाएंगे तो इसका इतना इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन से सब कुछ निकालेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, a क्रॉस बी, a डॉट बी, और भी बहुत चीज निकालेंगे। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है, एक a और एक b, और यहाँ पे फाइंड करना है a प्लस बी और a प्लस बी का यूनिट वेक्टर भी निकालना है। फिर निकालना है a माइनस बी और a माइनस बी का यूनिट वेक्टर भी निकालना है। फिर निकालना है a क्रॉस बी और a क्रॉस बी का भी यूनिट वेक्टर। फिर निकालना है a डॉट बी और a डॉट बी का भी यूनिट वेक्टर। तो पहले a क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यहाँ पे a क्रॉस बी भी निकालना है और a डॉट बी भी निकालना है। ठीक है, तो इतना सब चीज इन दोनों वेक्टर से निकालना है। तो आइए, सिंपल है, सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो a प्लस बी निकालेंगे तो आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ ऐड करेंगे, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ, और के कैप वाले को के कैप वाले के साथ एडिशन होगा। तो 4 + 2 6 आई कैप हो जाएगा a प्लस बी, प्लस 3 + 2 5 जे कैप होगा, और यहाँ पे 4 माइनस में है और यहाँ पे 1 प्लस में है, तो ये आएगा -3 के कैप। 4 में -4 + 1 -3 के कैप। तो ये है a प्लस बी। अब अगर a प्लस बी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके लिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा √6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये तो यहाँ से a प्लस बी का अगर यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये आएगा a प्लस बी वेक्टर, यानी कि ये वाला a प्लस बी वेक्टर, और डिवाइड में इसी का मैग्नीट्यूड, ये। तो इसको पूरा करेंगे तो इसके डिवीजन में इसको लाएंगे तो ये आएगा 6 बाय ये √6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आई कैप प्लस 5 बाय √6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जे कैप प्लस, यहाँ पे माइनस है, -3 बाय √6 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर के कैप। तो ये होगा a प्लस बी का यूनिट वेक्टर। इसको थोड़ा और कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला टर्म और थोड़ा छोटा होगा। तो a और b पता था तो a प्लस बी निकाले,
फिर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड निकाल के a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकाले। अब इसी में a माइनस बी निकालते हैं। आइए इसको मिटाते हैं। यहाँ पर a माइनस बी की जो वैल्यू होगा ये होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2 आई कैप, फिर 3 माइनस 2 प्लस 1 जे कैप, फिर k, फिर यहाँ पे 1 माइनस माइनस 4 तो ये 5 हो जाएगा k कैप, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 4 है तो 1 माइनस माइनस 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 k कैप। तो ये है a माइनस बी। यहाँ से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आएगा 25 एक 26 और 4 30, तो रूट 30 आएगा। इसी रूट 30 से जब इस a माइनस बी इस वेक्टर को डिवाइड देंगे तो यहाँ से a माइनस बी का यूनिट वेक्टर मिलेगा, a माइनस बी का कैप मिलेगा। तो ये आएगा माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, और इसी वेक्टर को डिवाइड दे देंगे इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी कि रूट 30 से, तो ये आएगा a माइनस बी का यूनिट वेक्टर। तो a माइनस बी निकाले, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाले, फिर a माइनस बी का यूनिट वेक्टर भी हम लोग निकाल ले। अब आइए a क्रॉस b निकालते हैं। मेन पॉइंट यहीं पे है, a क्रॉस b और a डॉट b सीखना है हम लोगों को आज। a क्रॉस b यहाँ से a वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, इसको क्रॉस करना है b के साथ 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ये सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे वही वाला सर्किल, आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से देखिए 2 आई कैप है और 4 आई कैप है, तो इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो ये एंगल 0 है तो साइन 0 0। तो यहाँ से 2 आई कैप को अगर 4 आई कैप वाले के साथ क्रॉस करेंगे तो ये 0 आएगा, और 2 आई कैप वाले को 2 जे कैप वाले के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो क्या आएगा वो देखिए। तो यहाँ पे पहली स्टेप में लिख देते हैं, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 2 क्रॉस 4, तो 2 क्रॉस 4 ये 8 आएगा, और फिर आई क्रॉस आई 0 आएगा, तो ये 0, फिर प्लस 2 क्रॉस 2 4 आएगा, और फिर आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे प्लस के आएगा तो के कैप, फिर 2 आई क्रॉस माइनस 4 के कैप, तो 2 क्रॉस 4 ये आएगा माइनस 8, और फिर आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, आई से के तरफ एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो माइनस के माइनस जे, ये आया। तो इस 2i के साथ इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिए। अब 3j के साथ इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, प्लस 3j क्रॉस 4i, तो 3 इंटू 4 12 आएगा, और j क्रॉस i
माइनस के आएगा, माइनस के प्लस 3 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 2 6 आएगा, और फिर j क्रॉस j ये तो 0 आएगा, और फिर 3j क्रॉस -4 के, तो ये आ जाएगा 3 क्रॉस 4 3 क्रॉस -4 -12, j क्रॉस k, तो j क्रॉस k क्लॉकवाइज में है तो आई कैप, 3j से भी इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए। अब आइए k के साथ इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो प्लस 1 क्रॉस 4 आएगा, और k क्रॉस i j होगा प्लस में, और फिर k क्रॉस 2, तो 1 क्रॉस 2 प्लस 2 ही आएगा, और k क्रॉस j माइनस आए तो माइनस आई कैप, और फिर k क्रॉस -4 के, तो 1 क्रॉस -4 होगा, और k क्रॉस k ये 0 हो जाएगा, 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, वो टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है। अब इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट इन तीनों से हो गया। अब यहाँ पे आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ जोड़ेंगे, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ, और के कैप को के कैप वाले के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 4k कैप, और एक यहाँ पे है 12 माइनस के कैप, और कहीं पे के कैप नहीं दिख रहा है, तो 4 और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 माइनस 12 ये हो जाएगा -8 के कैप, तो के कैप वाले को जोड़ दिए। अब जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ, तो ये आएगा -8 माइनस जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, और फिर यहाँ पे है 4 जे कैप, तो 8 और 4 प्लस 12 जे कैप, तो जे कैप वाले को भी जोड़ दिए। अब आई कैप वाले को देखते हैं, तो ये है -12 आई कैप, और ये है प्लस और -2 जे कैप -2 आई कैप, तो -12 आई कैप और -2 आई कैप ये आएगा -14 आई कैप। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो ये ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा, ये भी एक वेक्टर ही आएगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, और इसको ठीक से लिखेंगे तो ये आएगा -14 आई कैप प्लस 12 जे कैप -8 के कैप। ये है ए क्रॉस बी। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए क्रॉस बी है। तो ए और बी एक वेक्टर है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिला उसमें भी डायरेक्शन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला रिजल्ट भी वेक्टर ही होता है। यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा √14 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, तो ए क्रॉस बी दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है। तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो ए क्रॉस बी वाला वेक्टर, और इसको डिवाइड दे देंगे ए क्रॉस बी वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये भी दिख रहा है यहाँ पे,
ये, और मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है यहाँ पे ये। तो इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड देंगे तो A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं इन्हीं दोनों वेक्टर का। अब वेक्टर के इस क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, कोई भी हो, पर प्रोसेस यही रहेगा। दो वेक्टर के क्रॉस करने का प्रोसेस यही रहेगा। एक प्रोसेस और है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे। इसी के हेल्प से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं दोनों वेक्टर का अब डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अब A डॉट B निकालना है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो ये आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसको डॉट करेंगे 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप के साथ। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट i कैप और i कैप वाला का सेम डायरेक्शन वाले का 1 होगा और 90 डिग्री वाले का 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा है और थीटा 90 होगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, j वाले को j वाले के साथ और k वाले को k वाले के साथ, क्योंकि i वाले को अगर j या k वाले के साथ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो 2.4 ये होगा 8 और i डॉट i तो 1 हो जाता है, प्लस 3.2 6 आएगा और j डॉट j 1 हो जाता है। उसी तरह 1 डॉट माइनस 4 ये आ जाएगा -4 और k डॉट k 1 होगा, तो ये आया डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ गया 8 प्लस 6 14 माइनस 4 10। तो a डॉट b की वैल्यू 10 आया। ध्यान से देखिए, इसमें डायरेक्शन नहीं है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। ये 10 आया, तो जब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाला रिजल्ट स्केलर है तो फिर डॉट प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर नहीं निकलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर है ही नहीं, तो उसका यूनिट वेक्टर कहाँ से निकलेगा, तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, इसमें आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एक क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है, एक A है और एक B है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि A डॉट B इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड फिर B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ये थीटा है A और B के बीच का एंगल। तो यहाँ से हम लोग A डॉट B निकाल लेते हैं, फिर A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो थीटा भी मिल जाएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे A डॉट B कितना होगा, A डॉट B कितना होगा, ये होगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप माइनस k कैप। ये आएगा i कैप वाले को i कैप वाले के साथ, तो 2.1 2 और फिर j कैप इसमें है ही नहीं तो 0 है, तो ये 0 आ जाएगा j कैप वाले का, और इसका आएगा -1 डॉट -1 प्लस 1। तो ये आ गया 3। तो a डॉट b की वैल्यू आया 3 और a का मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड को अगर a कोई वेक्टर है और a के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो इसी वेक्टर के दोनों तरफ मॉड लगा देंगे। तो इसका मतलब होता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो मैग्नीट्यूड को या तो इस वेक्टर के दोनों तरफ मॉड लगा देंगे या फिर सीधे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न मॉड लगाना है
ना वेक्टर साइन ऊपर में रखना है। तो इसका भी मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा रूट 6। और बी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट 2। अब इसमें पुट करते हैं इसको, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू है 3। तो 3 इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड रूट 6, बी का मैग्नीट्यूड रूट 2 कॉस थीटा। तो ये आएगा 3 इक्वल टू 6 इंटू 2 रूट 12 कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से रूट 3 से 3 को कट करेंगे तो रूट इस तरफ आ जाएगा। तो ये आएगा कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2। कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ही रूट 3 बाई 2 होता है। तो यहाँ से ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकल गया। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और हमें प्रूफ करना है कि ये ए इस बी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो सीधी सी बात है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। करके देखिए, तो ए डॉट बी इक्वल टू आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप j कैप k कैप। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट आएगा 2 डॉट 1 2 माइनस 3 डॉट 1 माइनस 3 और 1 डॉट 1 प्लस 1। तो ये 0 आ रहा है। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि ए और बी एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। यही प्रूफ करना था। आइए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। एक क्वेश्चन है कि r की वैल्यू दिया हुआ है, r एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू पता है, f भी एक वेक्टर है, फोर्स है, इसकी वैल्यू ये है, और हमें ये निकालना है, ये क्वांटिटी, इसका नाम है टॉर्क। टॉर्क निकालना है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f। तो यहाँ r वेक्टर भी पता है और f वेक्टर भी पता है, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो टॉर्क निकल जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू वाट है, तो करिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f, ये इक्वल टू होगा r वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और इसको क्रॉस करना है f वेक्टर के साथ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो यहाँ ध्यान से देखिए, i कैप को i कैप के साथ क्रॉस करेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है i और i, तो सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 है, तो साइन 0 0 हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो i को 3j के साथ करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो 1 क्रॉस 3, ये 3 आएगा, और फिर i क्रॉस j, ये सर्किल बना लेते हैं, i j k, तो i क्रॉस j k आएगा, k कैप, और फिर i
क्रॉस माइनस के, तो ये माइनस आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, माइनस जे। तो आई कैप को इन तीनों के साथ कर दिए, अब माइनस जे कैप को इन तीनों के साथ करते हैं, तो माइनस 1 क्रॉस 2, तो ये आएगा -2 जे क्रॉस आई माइनस के, फिर माइनस जे क्रॉस 3जे, तो जे कैप को जे कैप के साथ क्रॉस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इस जे कैप को इसके साथ करेंगे अब, तो माइनस जे क्रॉस माइनस के, तो माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ये आएगा। अब इस के कैप के साथ इन तीनों को करेंगे, तो के कैप क्रॉस 2 आई कैप, तो ये आएगा 1 क्रॉस 1 2, और के क्रॉस आई जे, फिर के क्रॉस 3जे, तो 1 क्रॉस 3 प्लस 3 आएगा, और के क्रॉस जे ये माइनस आई होगा, माइनस आई, तो ये आया। अब इसमें आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ, और के कैप वाले को के कैप वाले के साथ ऐड करेंगे, तो ये है के कैप 3 में, ये भी है के कैप, और 2 है के कैप में, तो ये है 3 के कैप, और ये है माइनस और माइनस प्लस 2 के कैप, तो 3 + 2 5 के कैप। ये जे कैप है माइनस माइनस प्लस जे कैप, और यहाँ पे है +2 जे कैप, तो 2 और 1 3 + 3 जे कैप, और यहाँ पे है -3 आई कैप प्लस आई कैप, तो ये आएगा -2 आई कैप। तो ये आएगा टॉर्क की वैल्यू, आर क्रॉस एफ का वैल्यू। तो दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मिलने वाला रिजल्ट में भी डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि मिलने वाला रिजल्ट भी वेक्टर ही होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये है आर क्रॉस एफ की वैल्यू, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है ये। और आर प्लस एफ अगर निकालेंगे, आर वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, तो आर प्लस एफ आएगा आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ, तो 2 + 1 3 आई कैप, 3 आई कैप, और फिर 3 - 1 जे कैप, तो 3 - 1 तो +2 जे कैप, और फिर माइनस के और प्लस के, ये 0 हो जाएगा, +0 के कैप, इसको लिखा भी नहीं जाएगा। तो ये है आर प्लस एफ और ये है आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन निकालेंगे तो आर के तरफ 4 फिंगर, मान लीजिए ये आर है, ये आर है और ये एफ है। तो आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन होगा वो होगा आर के तरफ राइट हैंड का 4 फिंगर रखेंगे और एफ के तरफ कर्ल करेंगे। तो आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन देखिए नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन आ रहा है, ये है आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन। तो आर क्रॉस एफ का ये डायरेक्शन आर पे भी नॉर्मल है और एफ पे भी नॉर्मल है, यानी कि आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन आर और एफ दोनों पे नॉर्मल है, दोनों पे परपेंडिकुलर है। और आर प्लस एफ का डायरेक्शन, अगर ये आर है और ये एफ है, तो आर प्लस एफ जो होगा वो इधर कहीं पे होगा, आर और एफ के प्लेन में ही होगा आर प्लस एफ। क्योंकि दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो उसके एडिशन से जो तीसरा वेक्टर मिलेगा वो तीसरा वेक्टर भी उन्हीं दोनों वेक्टर के प्लेन में होगा।
तो यहाँ पे आर एफ और आर प्लस एफ कोप्लेनर है और आर क्रॉस एफ नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन है। आर क्रॉस एफ नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन, नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेन, और आर प्लस एफ का डायरेक्शन या फिर आर प्लस एफ उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आर और एफ है। तो यहाँ पे आर प्लस एफ और आर क्रॉस एफ के बीच का ये एंगल 90 डिग्री है। ये ध्यान रखिएगा कि आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन आर और एफ दोनों पे नॉर्मल होगा और आर प्लस एफ आर और एफ के प्लेन में ही होगा। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं कि आर क्रॉस एफ ये परपेंडिकुलर होगा आर प्लस एफ पे। आर क्रॉस एफ और आर प्लस एफ एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में वेक्टर का बहुत सारा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।